हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 5 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन सतर्क की। ऑपरेशन सतर्क अभी रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये ऑपरेशन सतर्क क्या कहता है कि जैसे मान लो रेलवे के थ्रू हम देखते हैं स्मगलिंग होती है, आपको टैक्स बचाने के लिए प्रोडक्ट्स को इधर से उधर भेजा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को, फिर इसी के साथ साथ जैसे सोना हो गया, हीरे हो गए, आपकी जो नकली करेंसी हो गई, इलीगल टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, इवन आपका लिकड़ की ट्रैफिंग होती है, जो आपकी अल्कोहल होती है उसकी ट्रैफिंग। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए रेलवे नेटवर्क में, और रेलवे नेटवर्क को एक बेटर सिक्योर ट्रांसपोर्ट का मीडियम बनाया जा सके, इसी वजह से ये अभी एक ऑपरेशन सतर्क नाम से लॉन्च किया गया था। किनके द्वारा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। 2 क्वेश्चन बनेंगे इनसे। सबसे पहला, ऑपरेशन सतर्क किनके द्वारा लॉन्च किया गया? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ऑपरेशन सतर्क कब से कब तक लागू रहेगा? 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में इस ऑपरेशन सतर्क को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। ऑब्जेक्टिव हम देख ही चुके हैं ऑपरेशन सतर्क का, कि जो भी स्मगलर्स हैं, जो भी टैक्स इन्वेडर्स हैं, जो आपके जो गन्स की भी सप्लाई इधर से उधर करते हैं, इलीगल गन्स की, जो क्रिमिनल्स हैं, जैसे आपका टैक्स को बचाने के लिए, या फिर कोई भी सोने का प्रोडक्ट जो ब्लैक मनी से खरीदा हुआ कोई भी प्रोडक्ट हो गया, इंपोर्ट में टैक्स बचाने के लिए, तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए रेलवेज के द्वारा ये ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया गया। और रेलवेज की कौन सी, इंडियन रेलवेज की कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी फोर्स के द्वारा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल की। अगर आपको याद होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मोबाइल कंटेनर क्या होता है? पोर्टेबल होते हैं। आप इनको कहीं पे भी खुली एरिया में इस्टेब्लिश कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे जो हमारे केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया, क्या हो रहा था कि जो सप्लाई थी बेड की वो कम हो गई थी। जो पेशेंट्स एडमिट किए जा रहे थे हॉस्पिटल में वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आपको जो रिक्वायरमेंट थी बेड्स की वहाँ पर, वो बहुत कम होती जा रही थी। डिमांड बहुत बढ़ गई थी लेकिन जो सप्लाई थी वो कम होती जा रही थी। तो उससे क्या हो गया था, फिर गवर्नमेंट ने प्लान किया, आपको याद हो, इवन जो रेलवे कोच हैं उनको बेड बनाया जाएगा ताकि वहां पे पेशेंट्स को एडमिट किया जा सके जिनको जैसी रिक्वायरमेंट होगी। आपने देखा होगा काफ़ी स्टेडियम्स में, ओयो होटल्स में भी, बड़े बड़े होटल्स में भी, इवन काफ़ी स्टेडियम्स में आपने बाहर भी सुना होगा, क्या बनाया गया, चाइना में भी पोर्टेबल हॉस्पिटल, जो क्या है वहाँ पे नॉर्मल आपके बेड रख दिए, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा कि ये जल्दी बन जाते हैं,
कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कम खर्च आता है इनको बनाने में, एंड अगर कोई हमें चेंज करना है, इसको शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरे, हम वो भी इजीली कर सकते हैं इनको। यहाँ से जैसे मान लो यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया तो इसको यहाँ पे पैकअप करके आप इसको कहीं दूसरी जगह भी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल है, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किए गए? विशाखापट्टनम में इनॉग्रेट किए गए। किन के द्वारा? रेलटेल एंड WHO के द्वारा इनको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखना, आंध्र प्रदेश का मेडिकल टेक जोन अभी वर्ल्ड का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। ये कहां पर है? और विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का मेडिकल टेक जोन वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। और कहां पर है ये? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे GPBS। GPBS क्या है आपका? किन के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया? रीजन क्या रहेगा इसका GPBS का? अब आप देख रहे हैं कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर आ रहा है, हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा यूनिकॉर्न्स खुलते जा रहे हैं, सब अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, एंड हम देख रहे हैं कि जो इंडिया डेवलपिंग कंट्री था, अब इंडिया ने एक अलग से रफ्तार पकड़ ली है और तेज डेवलपिंग की। ठीक है, हमारे नए नए प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अब जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, उनको गाइडेंस चाहिए होती है, उनको कोई गाइड करे कि यस दिस पाथ इज राइट, आपको ये स्टेप लेना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो प्रॉपर एक गाइडेंस देने के लिए, उनको एक ट्रेनिंग देने के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स को उनको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, नर्चर करने के लिए एक कुछ सेटअप होना चाहिए, आप मानते हैं? तो उस सेटअप को, उस प्रोसेस को, उस कम्युनिटी को ये GBPS बोला गया, ग्लोबल पतिदार बिजनेस समिट। ठीक है, ये एक 3 दिन की समिट थी जो कि ऑर्गेनाइज कराई गई सरदार धाम के द्वारा अंडर द मिशन 2026। रीजन क्या था? रीजन आपका यही था कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपकमिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको नर्चर किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और इनका एम क्या था? टू ब्रिंग टुगेदर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस विद इन द कम्युनिटी। फिर इसी के साथ साथ आपको थीम याद रखनी है, आत्मनिर्भर भारत कम्युनिटी टू आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गुजरात एंड इंडिया। आई रिपीट, आत्मनिर्भर भारत कम्युनिटी टू आत्मनिर्भर गुजरात एंड इंडिया। ये थीम थी आपकी GBPS। GBPS क्या है? ग्लोबल पतिदार बिजनेस समिट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां पर किया गया ये समिट? कहां पे हुआ था? लोकेशन क्या था इस 3 डेज समिट का? ये था सूरत, गुजरात में। ठीक है, सूरत, गुजरात में। और इसको कहां कराया गया? लोकेशन क्या थी? गुजरात, सूरत में। सरसाना कन्वेंशन सेंटर सूरत में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया 29 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच में। जैसे हमने देखा 3 डे लॉन्ग ये इवेंट रहेगा आपका, ग्लोबल पटीदार बिजनेस समिट 2022 की। कहां पर? सूरत, गुजरात में। देन आपको याद रखना है ये बाइनियल समिट है, मतलब 2 साल में ये एक बार कराया जाता है। ठीक है, दिस इज ट्वाइस इन, मतलब इट इज कंडक्टेड वंस एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, बाइनियल समिट। तो GBPS हो गया, थीम हो गई, कहां पे हुआ ये भी होगा, इनॉग्रेट किसने किया वो भी हमें पता लग गया, और कब से कब हुआ ये भी हमें पता लग गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे RSF की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के बारे में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब आपके रिपोर्टर्स को, आपकी जो प्रेस है उनको कितनी आज़ादी है, आपके जर्नलिज्म को कितनी आज़ादी है सच्चाई दिखाने की। क्या वो किसी पॉलिटिशियंस या फिर किसी बड़े बिजनेस प्लेयर की बात से दबते हैं, उनको उनके बारे में नेगेटिव नहीं दिखाना चाहते? क्या उनको फंड किया जाता है? क्या उनको अपनी बात कहने से रोक दिया जाता है? सच्चाई दिखाई जाती है या नहीं? तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है, RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। इसमें इंडिया की रैंक का अभी जिक्र किया गया, आपको याद रखना है 2 रैंक याद रखिएगा। एक है 2021 की जहां पे इंडिया की रैंक थी 142, लेकिन अब जो नया डाटा आया है 2022 का RSF का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का डाटा, उसमें बताया गया कि इंडिया की रैंक है 150 आउट ऑफ कितने 180 कंट्रीज। मतलब जो प्रेस की फ्रीडम है इंडिया में वो और डिक्रीज हो गई है 2021 के मुकाबले। पहले 2021 में 142 रैंक थी, मतलब थोड़ी थी वहां पे आज़ादी, लेकिन अब और नीचे चली गई है। मतलब जो फ्रीडम था प्रेस के पास इंडिया में वो और डिक्रीज हो गया है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री आई? वो है नॉर्वे। सेकंड पे आ जाएगी आपकी डेनमार्क, थर्ड पे स्वीडन, फोर्थ पे एस्टोनिया एंड फिफ्थ पे फिनलैंड।
नॉर्थ कोरिया की बात करें, ये बॉटम पे रहा, ऐसे हमने देखा था 180 कंट्रियां, तो इसमें बॉटम पे रहेगा, इसकी रैंक ये रहेगी। ऑलराइट, एस्टोनिया से याद रखना, नाटो के द्वारा अभी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कराई गई थी, कहां पर, एस्टोनिया में कराई गई थी। ऑलराइट, तो फर्स्ट पोजीशन नेटो की, इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी इस बार, 150 पोजीशन। आरएसएफ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है। और एक चीज और याद रखना, 3 मई को ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जो कि हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के द्वारा। ठीक है, जिस दिन हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं 3 मई को, उसी दिन ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया स्टेज आउट ऑफ ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट। अभी रिसेंटली 61 कंट्रीज के द्वारा एक साइन किया गया डिक्लेरेशन, जो है डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। इस कौन कौन सी कंट्री, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज है आपकी, यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके, कनाडा, फ्रांस, इन कंट्रीज ने इस डिक्लेरेशन पे साइन किया, लेकिन इंडिया ने इस डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया। ये याद रखना, पूछा जा सकता है कि इंडिया ने अभी क्या साइन नहीं किया, जहां 61 कंट्रीज ने जिस पे साइन किया, वो है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट। ये क्या बताता है, जो डिक्लेरेशन है ये क्या कमिट करता है, ये कमिट करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। अभी आप जैसे देख रहे हैं, ट्विटर को एलन मस्क ने एक्वायर करा। रीजन क्या देते हैं एलन मस्क ट्विटर को एक्वायर करने का, कि ट्विटर को अब हम एक मोर फ्री ऑफ स्पीच का मोड बनाएंगे, कि लोग अपनी बात रख सके और कोई उनको रोके ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जा रही है। तो इंटरनेट पे भी आप ऐसे समझिए, लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए। अब जैसे आज से 10 साल पहले देखेंगे, इंटरनेट जब नहीं होता था इतना लोगों के पास, तो एक इंफॉर्मेशन का बूम नहीं आया था, लोगों को वो इंफॉर्मेशन पहले ढूंढनी पड़ती थी। अब आप क्या है, आप अपने फोन में देखिए, आप एकदम, आपको जो समझ नहीं आया या आपको जो चीज पढ़नी है, आप एकदम गूगल पे सर्च करेंगे एंड आपके सामने वो चीज आ जाती है। तो अब एजुकेशन मिलना, इंफॉर्मेशन मिलना आपके लिए कितना ज्यादा ईजी हो गया है। ठीक है, इसी से क्या होगा, हम थोड़े नेगेटिव इंपैक्ट भी आते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आ गया, साइबर इश्यूज आ गए, आपकी हैकिंग हो जाती है, वो अलग चीज होती है। ठीक है, लेकिन उनसे हटके काफी चीज ऐसी होती हैं जो बहुत पॉजिटिव होती हैं, जो इतना एजुकेशन प्रोवाइड कर पाती हैं सभी लोगों को। ये क्या है, इस डिक्लेरेशन से क्या होगा, एक ग्लोबल इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा सभी लोगों को, जहां पे अभी भी नहीं पहुंचे इंटरनेट, वहां पे भी लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात की जाएगी। एडवांस, इंक्लूसिव एंड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी सो दैट ऑल द पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम डिजिटल इकोनॉमी। अगर आपको याद हो, जब जियो आया था, जियो से पहले हम देखते थे जो रेट होते थे प्राइसेस के, वो कितने ज्यादा होते थे, लेकिन जियो ने आते ही एकदम पूरी मार्केट चेंज कर दी, बिल्कुल इंटरनेट फ्री, कॉलिंग फ्री दे दी थी। उससे क्या हुआ, इन्होंने कस्टमर एक्वायर करे और वापस से अब ये क्या है, चार्ज करने लग गए हैं। देखा जाए अगर इंटरनेट के हिसाब से, इंडिया में स्टिल इंटरनेट काफी चीप है कंपेयर टू बाकी अदर कंट्रीज। आप यूएस में देखें, यूके में देखेंगे, तो जो नेट के प्राइस हैं वो काफी ज्यादा है। प्रमोट ट्रस्ट इन द ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, मतलब जैसे हम देखते हैं प्राइवेसी आपकी कैसे सिक्योर की जाएगी, वेरियस सिक्योरिटीज डेवलप करके, वहां पे आपका जो डाटा, जैसे देखते हैं आप ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन करते हैं, आप अपनी पेमेंट किसी सामने वाले पर्सन के बैंक में, आपने उससे कुछ दुकान से खरीदा तो उसको पेमेंट करेंगे, वो भी आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑनलाइन ही करते हैं विद द यूज ऑफ इंटरनेट की मदद से ही। तो वो पैसा सामने वाले के पास एक्यूरेटली जा रहा है, आपके में ज्यादा नहीं कट रहा। ये सारी सिक्योरिटीज का ध्यान रखना, कोई आपके फोन को हैक तो नहीं कर रहा है, कोई आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का पासवर्ड तो नहीं छीन रहा है और उसको कहीं नेगेटिवली यूज नहीं कर रहा है, तो ये सारी सिक्योरिटीज के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का एक डिक्लेरेशन साइन किया गया 61 कंट्रीज के द्वारा, लेकिन इंडिया ने इस डिक्लेरेशन पे साइन नहीं करा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियो बैंक्स की। अभी एक नियो बैंक ओपन करने की बात की जा रही है स्पेसिफिकली फॉर एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, नियो बैंक क्या होता है, नियो बैंक होता है जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, उस बैंक का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर बैंक का नहीं होता। जैसे हम देखते हैं पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, इनका क्या होता है, एक फिजिकल बैंक होता है, फिजिकल लैंड, फिजिकल प्रॉपर्टी पे होते हैं, जहां पे लोग जाके अपनी सर्विसेज अवेल करते हैं। नियो बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर को सर्विस ऑनलाइन ही प्रोवाइड करता है, इनका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं रहता। तो अभी आईआईएफएल एंड आपका ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर साइन हुआ, ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आपका एक नियो बैंक सर्व किया जा सके। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी क्रेडिट रिक्वायरमेंट की फैसिलिटी होगी, इंडिया का पहला नियो बैंक टू सर्व द बैंकिंग एंड क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमएसएमई। वो कौन कौन है, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड एंड ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आईआईएफएल आपका एक एनबीएफसी है
और आपका ये ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये एशिया का लार्जेस्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रहेगा। कमिंग बैक, इससे रिलेटेड अगर देखें एमएसएमई में देर आर 63.3 मिलियन यूजर्स ऑफ एमएसएमई, मतलब इतने एमएसएमईज हैं इंडिया में 63.3 मिलियन, जिसमें से 99% जो होंगे ना वो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। वन ऑफ द रीजन फॉर द सेक्टर्स अंडर सर्व स्टेटस इज द लैक ऑफ डाटा फॉर क्रेडिट असेसमेंट। एक तो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती, ऊपर से जो उनको डाटा चाहिए होता है, जो एक आप फ्लो चाहिए होता है, जो प्रोसेस होती है ताकि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, वो लोगों में भी कमी रहती है उस चीज़ की। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, to satisfy this requirement, IIFL will utilize Open Financial Technologies Private Limited's customer neo banking platform to provide more services to its clients। और ज़्यादा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी अपने क्लाइंट को। मोटा मोटा आपको इसमें से याद रखना है, पहला नियो बैंक टू सर्व MSME सेक्टर किन के द्वारा बनाया जाएगा, किन के जॉइंट वेंचर से, IIFL एंड ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के जॉइंट वेंचर से बनाया जाएगा। नियो बैंक क्या है, जैसे हमने देखा इनका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से, टेक्नोलॉजी की मदद से अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेलेंट फीचर्स जैसे हमने देखा, वन ऑफ इट्स काइंड यूजर इंटरफेस रहेगा इनका, ये अपने मर्चेंट्स को ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है वो कभी भी अपना अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पे से रिलेटेड या कोई भी अदर आपकी फाइनेंस से रिलेटेड भी सर्विस को ऑनलाइन ही सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप इसको ऐसे समझ के देखिए, आज कुछ टाइम पहले तक आप बैंक में जाते थे, आपको एफडी करानी है, आपको म्यूचुअल फंड कराना है, आपको पैसे निकलवाने हैं, तो आप बैंक में जाते थे। अब क्या है, आपको घर से ही आप पेमेंट कर देते हैं, आपको यूपीआई करना है, आपने अपने यूपीआई से कनेक्ट किया अपने बैंक अकाउंट और आप पैसे डायरेक्ट अपने फोन से ही बार कोड को स्कैन करके, क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कर देते हैं इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किल लोन्स के बारे में। स्किल लोन्स मतलब जैसे मान लीजिए आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, आप कोई वेब डेवलपमेंट है, अब आप चाहते हैं मेरे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी सीखनी है, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के लिए आप कोई कोर्स करेंगे, कोई सर्टिफाइड कोर्स करेंगे, ताकि आप दिखा भी सके कि हाँ मेरे पास इस चीज़ का सर्टिफिकेशन है। तो क्या होता है कि जैसे आपने देखा है, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्स होते हैं बहुत सस्ते होते हैं। जैसे आप देखेंगे बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं बच्चे, तो वहाँ पे क्या है, आपको और ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। छोटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या छोटे सरकारी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कम फीस होती है। तो ये अलग अलग वेरी करता है। तो कुछ फैमिलीज या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं होते जो अपना पैसा दे सके इन स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो उन्हीं बच्चों के लिए 5,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए ये एक स्किल लोन होगा। कौन प्रोवाइड करेगा? कैनरा बैंक। इन्होंने स्किल लोन प्रोवाइड करने के लिए किनके साथ टाई अप किया? एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम ऑफ केरला, इनके साथ टाई अप करा। ये आपको याद रखना है। कितना अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा इस लोन के अंदर? 5 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर। ये लोन विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स जो अपनी इंटरेस्टेड है इन परस्यू स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कब से कब तक? कोई कोलेटरल के विदाउट। कोलेटरल होता है कि जैसे मान लो आपको लोन चाहिए तो आपको दिखाना पड़ता है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, या फिर अपने जैसे घर आपके पास फ्लैट है तो आपको दिखाना पड़ता है कि ये मेरे फ्लैट है। उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोन नहीं पे कर पाते तो जो कोलेटरल है उसके थ्रू आपके लोन की रीपेमेंट होती है। तो इस स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको कोई कोलेटरल प्रोवाइड नहीं करना एंड 3 से 7 साल तक का टाइम मिलेगा आपको इस लोन को वापस से रीपे करने के लिए। ठीक है, 5 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन की। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन या वो फ्यूल जिसको बर्न करने पे ना 0% कार्बन रिलीज हो। 0 कार्बन रिलीज होता है आपका एटमॉस्फेयर में। मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है और इको फ्रेंडली रहता है और आपका एटमॉस्फेयर साफ रहता है। इससे एनवायरमेंट साफ रहता है क्योंकि कार्बन रिलीज नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो 2 कंपनियों के नाम याद रखना। आयना रिन्यूएबल पावर, इन्होंने पार्टनर किया ग्रीनस्टेट हाइड्रोजन इंडिया के साथ। आई रिपीट, आयाना रिन्यूएबल पावर ने पार्टनर किया ग्रीनस्टेट हाइड्रोजन इंडिया के साथ, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया जा सके। इसी के साथ साथ याद रखना, पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे सेटअप किया जा रहा है? ये जोरहाट में सेटअप किया गया। कहां पर है ये? जोरहाट, असम में है। और किन के द्वारा? ऑयल के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इसी के साथ साथ याद रखना, इंडिया का एम है टू प्रोड्यूस 3/4 ऑफ इट्स हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। कब तक? बाय 2050 तक।
और इसी के साथ ही साथ याद रखना आपको, इंडिया ने, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टारगेट ईयर लिया है ताकि इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाया जाए, वो है कौन सा ईयर, 2070। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कमिंग बैक, किन दो कंपनी के बीच में टाई अप हुआ, आयाना रिन्यूएबल पावर पार्टनर्स विद ग्रीनस्टेट हाइड्रोजन इंडिया टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसी के साथ साथ की पॉइंट्स क्या रहेंगे, इससे होगा क्या, इससे क्या है, जैसे आप देखिए अब हमने बात की अभी यूनिकॉर्न्स, 100th यूनिकॉर्न की बात की हमने, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स स्टार्ट किए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नई नई बिजनेसेस आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारी डिमांड है ना एनर्जी की, वो बढ़ेगी, डिमांड एनर्जी की बढ़ जाएगी। तो अब डिमांड एनर्जी की बढ़ेगी तो हमें वो डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो तरीके हैं, एक तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे चले जाओ या एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे चले जाओ। अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, ठीक है, जो हम चाहते नहीं, जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करेगा। इसी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये वन ऑफ द सॉल्यूशन, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन वही है आपका रिन्यूएबल है, ताकि एक एनर्जी भी प्रोवाइड होती रहे, डिमांड भी पूरी होती रहे और हमारा इन्वायरमेंट भी खराब ना हो, ठीक है। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च किया जाएगा, कहां पे, कर्नाटका में। एंड दिस पार्टनरशिप इज इन लाइन विद नेशनल हाइड्रोजन मिशन विद एन एम टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर एक ग्लोबल हब की बात करें तो हमारे क्या कराया गया था, सेमिकॉन इंडिया कंडक्ट कराया गया था। क्या रीजन था इसका, कि इंडिया को सेमीकंडक्टर के का हब बनाए, उसका मैन्युफैक्चरिंग का, उसका एक्सपोर्ट का हब बनाया जा सके इंडिया को, किसका, सेमीकंडक्टर का। इसीलिए सेमिकॉन इंडिया कंडक्ट कराया गया, इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये हुआ कहाँ था, बेंगलुरु में इसको कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट जैसे अभी मैंने बात की 100th यूनिकॉर्न का, ओपन नाम का आपको याद रखना है, ये एक एसएमई न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया का 100th यूनिकॉर्न बन गया है अभी रिसेंटली, ठीक है। नियो बैंक हम देख ही चुके हैं कि जो फिजिकल बिल्डिंग किसी की नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती इन बैंक की, ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू इट्स कस्टमर। तो 100th यूनिकॉर्न फ्रॉम इंडिया कौन सा बना, ओपन। यूनिकॉर्न क्या होता है, जिस स्टार्टअप की जो मार्केट कैप है $1 बिलियन से ऊपर हो जाए, $1 बिलियन रफली मान के चलो 77 से 7800 करोड़ रुपीस के बीच में जिसकी मार्केट कैप हो जाए, वो यूनिकॉर्न होता है, ठीक है। इंडिया का पहला यूनिकॉर्न कब आया था, 2011 में आया था, इनमोबी नाम से। इनमोबी क्या था, एक मोबाइल एड प्लेटफॉर्म था जो कि इंडिया का पहला यूनिकॉर्न डिक्लेयर किया गया था 2011 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईबीएम के चेयरमैन के बारे में। ये अभी करंटली अरविंद कृष्णा, याद रखना, आईबीएम के चेयरमैन एंड सीईओ हैं। इनको अभी बोर्ड ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क अपॉइंट किया गया। आई रिपीट, ही हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे इंडिया का आरबीआई हो गया, ठीक है, ऐसे ही वहां का ये फेडरल रिजर्व बैंक होता है। कमिंग बैक, आईबीएम के सीईओ चेयरमैन अरविंद कृष्णा को अभी इलेक्ट किया गया टू द बोर्ड ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, याद रखना, इंपॉर्टेंट। फिर इन्हीं से के साथ साथ इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखनी है इसमें, क्या, जो ये अरविंद कृष्ण है ना, ये हैज बीन सर्विंग एज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ आईबीएम सिंस जनवरी 2021। इन्होंने किनको रिप्लेस किया था, ही सक्सीडेड आईबीएम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वर्जीनिया एम रोमेटी जी, और इससे पहले याद रखना, ही हैज सर्व्ड एज द सीईओ एंड अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ आईबीएम ऑल्सो। इनके पास 15 पेटेंट्स हैं। पेटेंट्स क्या होता है, अगर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया सॉफ्टवेयर, कुछ भी नया बनाया है तो आप उसका पेटेंट ले सकते हैं, उसके राइट्स आपके पास रहेंगे। तो इनके पास टोटल 15 पेटेंट्स हैं एंड फाउंडेड द सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बिजनेस ऑफ आईबीएम। आईबीएम का जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बिजनेस है, किनके द्वारा फाउंड किया गया था, वो भी अरविंद कृष्णा के द्वारा ही फाउंड किया गया था। फिर अगर फेडरल रिजर्व की बात करें तो मैंने बता दिया, आप इसको आरबीआई की तरफ समझिए, इंडिया का आरबीआई। इसको 1993 में क्रिएट किया गया था। प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन रहेंगे, जॉन विलियम्स। हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। न्यूयॉर्क में ही अगर आपको याद हो तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो कौन व्यक्ति हैं जो कि पहले
CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर बने CIA के। CIA हम सब जानते हैं, मूवीज में हमने कब से सुनते आ रहे हैं, बचपन से। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है आपकी, जैसे रॉ हो गई इंडिया की, ऐसे ही CIA कहाँ की है आपकी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर CTO, पहले CTO CIA के कौन बने, वो है नंद मूलचंदानी। इंडियन ओरिजिन है ये, याद रखना, ये पहले CTO बने हैं CIA के, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे किनको अभी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर की तरह अपॉइंट किया गया, वो है फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर को आपका अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, और इनको 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट मिली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना की। चाइना के द्वारा अभी रिसेंटली एक मिस्टीरियस मिसाइल को लॉन्च किया गया। ये जो मिस्टीरियस मिसाइल है, इसको रेनहाई क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर से लॉन्च किया गया था, एंड इसका जो नाम बताया जा रहा है वो है YJ-21। और ये YJ-21 जो पता लगा है एक्सपर्ट्स की मदद से, वो ये एक एंटी शिप ब्लास्टिक मिसाइल है। आई रिपीट, पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी जो कि चाइना की है, इनके द्वारा अभी रेनाई क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर से एक मिस्टीरियस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये एक एंटी शिप ब्लास्टिक मिसाइल है जिसका नाम है YJ-21। चाइना से ही याद रखना है आपको, आर्टिफिशियल मून, ईस्ट प्रोजेक्ट, और पहला फर्स्ट बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप किनके द्वारा बनाया गया, चाइना के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रीम मैसिव मीमो टेक्नोलॉजी की। एक्सट्रीम मैसिव मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी की किसके द्वारा डेमोन्स्ट्रेट की गई, हैदराबाद के द्वारा। ये आपके 5G और 6G में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये मैसिव एक्सट्रीम मैसिव मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी। IIT हैदराबाद के द्वारा इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया। 5G 6G में हेल्पफुल रहने वाली है। इससे क्या होगा, जो आपका सिग्नल की रेंज है, जो कवरेज एरिया है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे क्या है, आपके जो लार्ज स्केल पे जो एरिया जहाँ पे इवन आपके इंटरनेट कनेक्शन या मोबाइल में सिग्नल नहीं पहुँच पाते हैं रिमोट एरियाज में, वहाँ पे भी आपके कनेक्शन पहुँचने की इससे बात की गई। ये काफ़ी लार्ज एंटीना एरेज को यूज़ करता है आपका मीमो। IIT ने डेवलप किया ये जो मीमो ऑन लार्ज स्केल इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेटर नेटवर्क कवरेज एंड डाटा कैरिंग कैपेसिटी। IIT हैदराबाद हैज डेवलप्ड दिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोटोटाइप विद एन एम टू डिस्कवर अचीवेबल परफॉर्मेंस लिमिट्स, कि क्या लिमिट तक हम किस लिमिट तक खींच सकते हैं और कितना हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या रहेंगे इस मीमो के, जैसे मैंने बताया कि इंक्रीज द कवरेज एंड कैपेसिटी ऑफ सेलुलर नेटवर्क्स यूजिंग मल्टीपल एंटेनाज एट द बेस स्टेशन। इससे क्या है, ज़्यादा आपका कवरेज कर पाएंगे और जो कैपेसिटी होती है आपका डाटा सेंड करने की, वो भी आपकी इससे बढ़ जाएगी। दिस टेक्निक कैन बी यूज टू सेंड मल्टीपल डाटा सिग्नल साइमल्टेनियसली एट ऑन द सेम चैनल। एक ही चैनल पे हम कई मल्टीपल डाटा सिग्नल्स भी भेज सकते हैं इसमें, एंड इसमें 5G को भी इंटीग्रेट 6G को भी इंटीग्रेट करने की बात की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा की। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनको अभी अपने कैरियर की बेस्ट रैंकिंग मिली है, वो है 38 इन वीमेन सिंगल। ठीक है, वीमेन्स की रैंकिंग में, टेबल टेनिस की वर्ल्ड वीमेन रैंकिंग में मनिका बत्रा अपने कैरियर बेस्ट रैंक पे है, वो है 38। अगर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड की रैंक की बात करें तो याद रखना, मेंस की बात करें तो टॉप पर है फैन जेंगडोंग चाइना के, और वीमेन की बात करें तो टेबल टेनिस में कौन टॉप पर है, शेन मेंग ऑफ चाइना। दोनों चाइना के प्लेयर हैं जो मेंस एंड वीमेन्स की रैंकिंग में टॉप पर रहेंगे। अभी हमने देखा मनिका बत्रा, इनकी क्या रैंकिंग है, कैरियर हाई रैंकिंग 38 है। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया। ITTF 3 मई को इसको रिलीज किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है, किस लिए, हमने जो फायर फाइटर्स लोगों की सेव करते हैं, वो इतना ब्रेवरी का काम करते हैं, उनको ऑनर करने के लिए, एंड जो फायर फाइटर्स ने अपनी डेथ भी हो गई, उनकी लाइफ गवा दी टू सेव द अदर पीपल, इसी वजह से उनको ऑनर करने के लिए हम इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व करते हैं 4 मई को। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहला नेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी रिसेंटली 2-3 ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है आपको। पहली तो है जम्मू एंड कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल। इन्होंने किन के साथ कोलैब किया, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर अभी पहला ऑर्गेनाइज कराया पहला नेशनल फिल्म फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में। लोकेशन याद रखना कहां पर कराया जाएगा, ये जम्मू श्रीनगर में कराया जाएगा। और कब से कब तक, 15 जून से लेके 20 जून के बीच में इसको कराया जाएगा। आई रिपीट, क्या क्या याद रखना है, जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ने टाइप किया नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ। किस लिए, पहला एवर फर्स्ट एवर नेशनल फिल्म फेस्टिवल कराने के लिए। कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में भी कहां पर, श्रीनगर में कराने की बात की गई। कब से कब तक, 15 से लेके 20 जून के बीच। तो चलिए अब चलते हैं कुछ होमवर्क पर। ये तो क्वेश्चंस हो गए, जिन बच्चों ने अभी नोट्स बनाए होंगे ये सेशन देखते हुए, जो प्रॉपर से पढ़े होंगे, समझ के तरीके से उन्होंने नोट्स बनाए होंगे और समझा होगा कंटेंट को, जो जो मैंने बातें बोली, तो अगर वो कर लिया होगा तो ये जो क्वेश्चन है ना आपके होमवर्क, ये तो आप अभी के अभी 5 मिनट के अंदर ही कमेंट करके नीचे बता दोगे। इतना ये फर्क होता है ध्यान से पढ़ने का और नोट्स बनाने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ग्लोबल पतीदार बिजनेस समिट। किस स्टेट में कराई गई, बताओ, सिटी और स्टेट दोनों बतानी है आपको। सेकंड, एज पर द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज किया गया था, इसमें पूछा गया इंडिया की क्या रैंक है, और फिर बोला गया कि जो टॉप पर रहेगा, फर्स्ट रैंक थी वो किसकी थी, वो भी बताओ। तीसरा क्वेश्चन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिन्होंने अभी एक जॉइंट वेंचर किया ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के साथ, ताकि इंडिया का पहला नियो बैंक लॉन्च किया जा सके फॉर एमएसएमईज, बताइए कौन सी कंपनी है वो। नेक्स्ट, फिर अरविंद कृष्णा की बात करेंगे। ये हम जानते ही हैं, इनको अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क अपॉइंट किया गया था अभी रिसेंटली। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अरविंद कृष्णा करंटली चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किस कंपनी के, एज ऑफ नाउ किस कंपनी के हैं, ये है फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि किनको रिसेंटली अभी पहला सीटीओ अपॉइंट किया गया, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का पहला सीटीओ अपॉइंट किया गया, वो कौन बने, वो इंडियन ओरिजिन पर्सन है, उनका नाम बताइए। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताने हैं। सेशन बहुत अच्छा था, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, जरूर देखना है। एंड जो भी चीज़ समझ नहीं आती उसको पॉज करके पीछे जाके देख लीजिए, वरना नोट तो ज़रूर बनाना है। नोट से क्या होगा, ये वीडियो आपने पूरी देख ली, आप दिन में 10 वीडियो देखेंगे तो आप 10 वीडियो का जो जो कंटेंट है वो तो याद नहीं रख सकते। तो वो कंटेंट आपको जो लगता है या एक चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको नोट कीजिए, एंड रात को सोने से पहले आधा घंटा बस वो नोट्स रिवाइज कीजिए। वो नोट्स रिवाइज करते ही आपका सारा पूरे दिन का रिविजन हो जाएगा। आज मैंने ये पढ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ऑलराइट, थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।